आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति, मैटर एंड इट्स नेचर। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पदार्थ कहते किसको हैं? वे वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ हम लोग कहेंगे। जैसे हवा, पानी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, चीनी और रेत, तांबा, कोयला, लोहा, लकड़ी, बर्फ और शराब, सभी विभिन्न प्रकार के पदार्थ, ये सभी पदार्थ हैं। यह सभी वस्तु स्थान घेरती है, अर्थात इनका आयतन और द्रव्यमान है। अब पदार्थ का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ को 3 समूहों में विभक्त किया गया है। पहला है ठोस, तरल और तीसरा है गैस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये गैस है, ये लिक्विड्स है और ये सॉलिड्स है। शर्करा, रेत, लोहा और बर्फ ठोस के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं? ठोस के उदाहरण हैं। पानी, दूध, तेल और अल्कोहल ये तरल पदार्थ हैं। वायु, ऑक्सीजन और भाप ये गैस के उदाहरण हैं। ठोस पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं? अब हम इनके गुण के बारे में बात करेंगे। बर्फ, लकड़ी और कोयला, लोहा, ईंट आदि हमारे आसपास के कुछ समान ठोस हैं। ठोस में निम्नलिखित में से चारित्रिक गुण होते हैं। ठोस एक निश्चित आकार और एक निश्चित आयतन होता है। अब मान लीजिए कि एक टेबल है, उसका आकार निश्चित रहता है, वो निश्चित आयतन, निश्चित आकार रहेगा तो निश्चित रहेगा कि उसका आयतन जितना बड़ा है उतना बड़ा ही वो छेकेगा, ठीक है। ठोस को बहुत अधिक संपीड़न नहीं किया जा सकता। ठोस में उच्च घनत्व होता है, वे भारी होते हैं, ठीक है। ठोस अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। ठोस पदार्थ नहीं बहते। ठोस पदार्थ जो क्या है वो लिक्विड की तरह नहीं बहते हैं। ठोस क्योंकि फिक्स होता है, ठीक है, उसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब तरल पदार्थ की गुण की बात करें। अब हम तरल पदार्थ की गुण के बारे में बात करेंगे। जैसे पानी हो, दूध हो, फल का रस हो, स्याही, मूंगफली का तेल, मिट्टी का तेल और पेट्रोल आदि कुछ समान तरल पदार्थ हैं। तरल पदार्थ निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तरल पदार्थ एक निश्चित आयतन होता है। तरल पदार्थ का जो है एक निश्चित आयतन होता है, लेकिन उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अब क्या है, तेल को अगर एक बोतल में रख दिया जाए तो वो बोतल का आकार का हो जाता है। एक गिलास में रख दिया जाए तो एक गिलास आकार का हो जाएगा। एक थाली में रख दिया जाए वो थाली का आकार का हो जाएगा। अर्थात कहने का ये मतलब है कि बर्तन के आकार लेते हैं, जिसमें वो रखा जाए उस आकार का वो हो जाएंगे। जबकि ठोस में इस तरह की बात नहीं है। ठोस पदार्थ की तरह तरल पदार्थ बहुत अधिक संकुचित किए जा सकते हैं, ठीक है, इसको संकुचित किए जा सकते हैं, जबकि ठोस को संकुचित नहीं किए जा सकते हैं। अब तरल पदार्थ माध्यम उच्च घनत्व वाले होते हैं। वे आमतौर पर कम घने होते हैं। वे आमतौर पर ठोस पदार्थों की तुलना में कम घने होते हैं। ठोस पदार्थ की तुलना में तरल जो है कम घने होते हैं। तरल पदार्थ अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। तरल पदार्थ जो है अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरते हैं। तरल पदार्थ आमतौर पर
आसानी से प्रवाहित होते हैं। आसानी से क्या होता है? प्रवाहित हो जाते हैं। अब है गैस और उनके गुण। वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भाप आदि समान गैस हैं। गैस के विशिष्ट गुण इस प्रकार हैं। गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही कोई निश्चित आयतन होता है। गैस उस बर्तन के आकार और मात्रा को प्राप्त करती है जिसमें रखा जाता है। गैस को आसानी से थोड़ी मात्रा में संपीड़न किया जा सकता है। ठीक है। गैसों के घनत्व बहुत कम होता है, वे बहुत हल्के हैं। गैस अपने कंटेनर को पूरी तरह से क्या कर देता है? भर देता है, जबकि ठोस और तरल अपने कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भरता है। जबकि गैस अपने कंटेनर को पूरी तरह से भर देता है। अब विसरण की बात किया जाए। विसरण इन कणों की गति के कारण किसी पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ के साथ फैलाने और विसरण कहा जाता है। इन कणों को गति के कारण किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ फैलाने और फैलने को विसरण कहते हैं। डिफ्यूजन पदार्थ का एक गुण है जो कणों की गति या गति पर आधारित है। अब फैलने वाले पदार्थ का तापमान बढ़ने का प्रसार की दर बढ़ जाती है। ठीक है। गैस में क्या होता है? तापमान बढ़ने पर इसका प्रसार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रसार की घटना हमें बताती है कि पदार्थ का कण लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब गैसों की विसरण की बात की जाए। गैस का प्रसार बहुत तेज है क्योंकि गैसों के कण सभी दिशा में बहुत तेजी से फैलते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में गैस में प्रसार का उदाहरण रसोई में पकाया जा रहा भोजन की गंध काफ़ी दूर से भी हम तक पहुंचती है। इसमें क्या होता है? गंध मर्केप्टाइन मिलाया जाता है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस में, जिसमें मर्केप्टाइन मिलाया जाता है जिससे कि गंध आसानी से। अब तरल पदार्थ का विसरण है। तरल पदार्थ का प्रसार गैसों की तुलना में धीमा है। अब तरल पदार्थ का जो प्रसार होता है, जो फैलने का प्रसार होता है, वो गैस की अपेक्षा क्या है? धीमा है। उदाहरण, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग का प्रसार या पानी में पोटेशियम परमैंगनेट कणों को प्रसार के कारण है। तरल पदार्थ में प्रसार की दर ठोस की तुलना में बहुत तेज है। तरल पदार्थ का प्रसार जो होगा ठोस की तुलना में बहुत तेज होगा। अब ठोसों में विसरण ठोस में भी हो सकता है। ठोस पदार्थों में फैलाव बहुत धीमी प्रक्रिया है। अब ठोस पदार्थ में जो प्रसार होगा, जो फैलने का प्रसार होगा, वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जबकि तरल में कहीं ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा होगा गैसों में। अब पदार्थ की अवस्था की बात की जाए। पदार्थ की 3 मुख्य रूप से अवस्था होती है: ठोस अवस्था, तरल अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। हम पदार्थ को भौतिक स्थिति को 2 तरीके में बदल सकते हैं। पहला, जब तापमान बदलता है, और दूसरा जब ताप बदलता है। ध्यान से देखिए, जब तापमान बदलता है, जब दाब बदलता है। ठीक है, जब तापमान बदलता है और जब दाब बदलता है। आइए एक एक को डिटेल में समझते हैं। तापमान के बदलाव का प्रभाव क्या पड़ेगा? ठोस में अगर बात की जाए, ठोस से तरल में परिवर्तन, यह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म होने पर तरल में बदल जाता है, उसे पिघलना या संलयन कहा जाता है। जैसे लोहा को पिघलाकर बहुत सी चीज़ बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है? उसको ठोस को तरल में परिवर्तन किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है और उसको पिघलाकर, उसको पीट कर फिर जिस आकार में उसे बनाया जाता है उस आकार का वो हो जाता है। अब बात करें तरल से गैस में परिवर्तन, उबलना, ये है तापमान का प्रभाव। ठोस, द्रव और गैस में पहले तापमान का प्रभाव पड़ेंगे, फिर दाब का प्रभाव पड़ेंगे।
तापमान का ठोस में पढ़ लिए कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म होने पर एक तरल में बदल दिया जाता है उसे पिघलना संलयन कहा जाता है। अब तरल से गैस में परिवर्तन, उबलना या वाष्पीकरण। अब पानी है, पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो वाष्पीकृत होकर वो क्या होता है, हवा में उड़ने लगता है। जिस प्रक्रिया में द्रव पदार्थ को गर्म होने पर तेजी से गैस में परावर्तित होती है उसे उबलना कहा जाता है। जिस तापमान पर एक तरल पदार्थ उबलता है और वायुमंडलीय दबाव में तेजी से गैस का परिवर्तन होता है को तरल का क्वथनांक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तरल का क्वथनांक कहा जाता है। जबकि ठोस को तरल में परिवर्तन को गर्म होने पर तरल में बदलता है उसे संलयन कहा जाता है, यानी पिघलना कहा जाता है। यह है तापमान का प्रभाव ठोस और द्रव में। अब गैस का प्रभाव क्या होगा। गैस को तरल परिवर्तन, संघनन, ठंडा करके एक गैस या वाष्प को तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन उबलते या वाष्पीकरण का उल्टा होता है। अब संघनन जो है वाष्पीकरण या उबलने का क्या है, ठीक उल्टा है। अब गैस का तरल में परिवर्तन करने के लिए ठंडा करके गैस या वाष्प को तरल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसमें गर्म करने पर है और इसमें ठंडा करने पर है। अब तरल से ठोस में परिवर्तन, हिमीकरण, तरल से ठोस में परिवर्तन। अब जैसे पानी है, पानी को अगर ठोस में परावर्तित करना है तो उसको क्या किया जाता है, हिमनीकरण किया जाता है, अर्थात उसे ठंडा किया जाता है। एक तरल को ठंडा करके एक ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। अगर एक तरल पदार्थ को अगर उसको ठंडा करके ठोस में बदला जाए तो उस प्रक्रिया को हिमीकरण कहा जाता है। जैसे देखिए सॉलिड स्टेट है, उसको अगर हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड से क्या हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, गैस में। ठीक है। अब उसी प्रकार है, एक गैस को अगर ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड में हो जाता है, और लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो क्या में हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है। ठीक है। अब है गुप्त ऊष्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जिस ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बहुत मिला होगा कि आग की अपेक्षा उबले हुए पानी की अपेक्षा भाप से हाथ ज़्यादा जल जाता है, क्यों? तो वही है गुप्त ऊष्मा के कारण। किसी पदार्थ की अवस्था को बदलने की जिस ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, पहला गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है। एक एक करके डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। अब है गलन की गुप्त ऊष्मा, ठोस से तरल में परावर्तित, ठोस से तरल में परावर्तित। ठीक है। अब जैसे बर्फ का टुकड़ा है, उसको अगर तरल में परावर्तित करना हो तो क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे उसमें, तब वो क्या हो जाएगा, तरल में परावर्तित हो जाएगा। वह ऊष्मा जो बर्फ में जा रही है लेकिन उसके तापमान में वृद्धि नहीं कर रही है, बर्फ की स्थिति ठोस से तरल में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ठीक है। बर्फ के संलयन की गर्मी 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है। अब है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, गैस परिवर्तन के लिए तरल। ठीक है। गैस से परिवर्तन करेंगे तरल में। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तापमान में किसी भी बदलाव के बिना 1 किलोग्राम तरल इसके क्वथनांक पर से वाष्प या गैस में परावर्तित करने की आवश्यक होती है। ऊष्मा की मात्रा जूल में होती है। ऊष्मा की मात्रा किस में मापी जाती है, जूल में। अब है ऊर्ध्वपातन, हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन, ताप करने पर ठोस वाष्प में परिवर्तन।
ताप करने पर ठोस वाष्प में परिवर्तन। अब यहाँ कह रहा है अगर टेम्परेचर देंगे, अगर तापमान देंगे ठोस में, तो वो सीधा तरल में ना बनकर सीधा किसमें, वाष्प में परावर्तित हो जाएगा, उसको ऊर्ध्वपातन करेंगे। और ठंडा होने पर वाष्प ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है। जैसे कपूर हम लोग जलाते हैं, तो कपूर जलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो सीधा वाष्प में परावर्तित हो जाता है, ठोस से वाष्प में परावर्तित हो जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, नेपथीन हो गया, कपूर हो गया, ये सभी ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। आपको यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं हम लोग